हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आसार 91 के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, पिछले क्लास में आप लोगों को 50 क्वेश्चन 2021 में पूछे गए 50 क्वेश्चन बता चुके थे। आज आप लोगों को 51 नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, 51 नंबर प्रश्न कहता है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। जो मगम्मा थी उसने मिठाई किसके लिए लेके जा रही थी, तो अपने पोते के लिए ले जा रही थी। किसके लिए? अपने पोते के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 51 का। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि दहते विश्वास यानी दहते विश्वास जो कहानी में दहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखा गया है। यानी दहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ से सूखा और प्रभावित दिखाया गया है। तो किस राज्य के बारे में चर्चा है दहते विश्वास में? उड़ीसा के बारे में। किसके बारे में? उड़ीसा के बारे में चर्चा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कहता है। 53 नंबर प्रश्न है, पहले दिन पापति को क्या था। यानी पहले दिन पापति को क्या था, यानी क्या था, उसको क्या हुआ था पहले दिन। फर्स्ट दिन पापति को क्या हुआ था, तो बुखार हुआ था। क्या हुआ था? बुखार। चलिए क्वेश्चन 53 हो गया। 54 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, दहते हुए विश्वास यानी दहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है बताइए। दहते हुए विश्वास जो है, दहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ पे है? टीले के नीचे है। जो टीला है नहीं, उनके नीचे स्कूल है, यानी पहाड़ी के नीचे। चलिए 54 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कहता है। सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। यानी सीता के बेटे ने सीता को, जब सीता के बेटे ने कमाने लगे, नौकरी करने लगे, तो सीता को कितने रुपये माहवारी यानी घर के खर्चा चलाने के लिए देने का निर्णय लिया। तो 50 रुपया देने का। कितना रुपया? 50 रुपया अपनी मम्मी को देने का क्या लिया? निर्णय लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या कहता है। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ, वाक्य में एक क्रिया रहने पर सरल वाक्य होगा। यानी वाक्य में अगर जो एक क्रिया होगा तो सरल वाक्य कहलाएगा, यानी एक वर्ब होगा तो। फिर कहता है वाक्य में दो क्रिया रहने पर मिश्र वाक्य होता है। जब दो क्रिया हो जाएगा तो मिश्र वाक्य कहलाएगा। क्वेश्चन है कि अच्छे लड़के परिश्रम होते हैं। जो अच्छे लड़के हैं वो परिश्रम होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? कहता है कि जो अच्छे लड़के हैं, अच्छे लड़के परिश्रम होते हैं। परिश्रम मतलब मेहनती होते हैं। अच्छे लड़के मेहनती होते हैं ना। एक को क्या है इसमें? क्रिया है, तो इसका मतलब सरल क्रिया है। कैसा क्रिया है? सरल क्रिया होगा, क्योंकि एक प्रश्न है यानी एक क्रिया है। क्रिया मतलब जिसके अंत में करना लगा रहता है, जैसे कि परिश्रम करना, काम करना, रोना, धोना, ये सब क्या है? ना लगा हो, इसका मतलब क्रिया है वो, यानी क्रिया मतलब वर्ब है। जिसमें एक क्रिया होगा तो वो सरल वाक्य होगा, जिसमें दो गो क्रिया होगा वो मिश्र वाक्य होगा। कैसा वाक्य हो गया? मिश्र। 56 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या कहता है। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है, संतु मछली लेकर क्यों भागा। यानी संतु ने मछली लेकर क्यों भागा था, तो कुएं में डालने के लिए भागे थे। कुएं में डालने के लिए अपने पिताजी से एक मछली मांग करके तो मांगने की बात ही कर रहे थे रास्ते में कि अपने पिताजी से एक मछली मांग लेंगे। लेकिन जब भग्गू ने मछली काटने के लिए पाटा निकाला और काटना स्टार्ट किया तो फटाक से संतू ने एक मछली लेके भाग गया। कहाँ में डालने के लिए? कुएं में डालने के लिए, यानी पालने के लिए। 57 नंबर कंप्लीट हो गया। 58 नंबर देखिए कहता है, एक वृक्ष की हत्या किस कविता से संकलित है। यानी एक वृक्ष की हत्या जो है वो किस कविता से लिया गया है, तो इन दिनों ये कविता का नाम है। इन्हीं से मतलब संकलित है, यानी इन्हीं से लिया गया है। इन दिनों कविता से लिया गया है। एक वृक्ष की हत्या कहाँ से लिया गया? इन दिनों। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। जो नदी के द्वीप हैं ये कहता है किन कवि की रचना है, तो हीरानंद, सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, इनका ये रचना है नदी के द्वीप। याद रखना नदी के द्वीप किन की रचना है? अज्ञेय का है। किसका? अज्ञेय का है। पूरा नाम अज्ञेय का क्या है? सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, सदियों की ठंडी बुझी राग
सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। किस कविता की ये पंक्ति है? बताइए, ये पंक्ति किस कविता की है? सदियों की ठंडी बुझी राख, सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। ये कविता जनतंत्र का जन्म से लिया है। कहाँ से? जनतंत्र का जन्म, उन्हीं से ये कविता क्या है? संकलित है, यानी ये पंक्ति वहीं से लिया गया है। जनतंत्र का जन्म याद रखिएगा। जनतंत्र का जन्म किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। याद रखिएगा क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है जनतंत्र का जन्म, यानी जनतंत्र का जन्म से ये पंक्ति है कि सदियों की ठंडी बुझी राख, सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बताइए, भारत में जो जाति प्रथा है उनका मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण, तो जाति प्रथा के कारण तो बेरोजगारी हुआ है। क्या होता है? बेरोजगारी। तो जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या होगा? बेरोजगारी होगा। देखिए, भारत में जाति प्रथा अगर जो मतलब जात को देख करके अगर जो काम देगा लोगों को तो बेरोजगारी होगा ही, क्योंकि काम ही क्या पड़ जाएगा? कम पड़ जाएगा। इसीलिए जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी होता है। क्या होता है? बेरोजगारी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से ये क्वेश्चन है। कहाँ से है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर, उन्हीं ने लिखा है, भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, याद रखिएगा। श्रम विभाजन जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या कह रहे हैं। 62 नंबर प्रश्न, विष के दांत शीर्षक कहानी की कौन सी विधा? यानी विष के दांत कहानी जो है ये तो कहानी है, खुद हम बोल रहे हैं कहानी है। तो विष के दांत शीर्षक पाठ की कौन सी विधा है? तो ये कहानी है। क्या है? कहानी है। किसने लिखा था? नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। ये कहानी है। क्या है? कहानी है, याद रखिएगा। किसने लिखा है? नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नमक सोने का भरा हुआ घड़ा मिला था? यानी किस गवर्नर जनरल के समय, यानी भारत का कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय उन 172 दारिश नमक सोने से भरा हुआ घड़ा मिला? तो बताइए, भारत का उस समय जो गवर्नर जनरल था, ये क्वेश्चन लिया है कहाँ से पता है? भारत से हम क्या सीखे? कहाँ से? भारत से हम क्या सीखे, वही चैप्टर से है जिसको लिखा था किसने? मैक्स मूलर ने। क्या सीखे हैं? किसने लिखा था? मैक्स मूलर ने लिखा था। किसने? मैक्स मूलर जी ने। ये मैक्स मूलर ने लिखा है। भारत से हम क्या सीखे, उन्हीं चैप्टर से लिया गया है। बताइए, 172 दारिश नमक सोने का भरा हुआ घड़ा जो मिला था वो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 नंबर देखिए प्रश्न कहता है। 64 नंबर प्रश्न है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। यानी पुराने का जो मोह है वो सब समय वांछनीय नहीं होता। किस पंक्ति की यह शीर्षक पाठ है? यानी यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की, यानी कौन सा पाठ का यह पंक्ति है? बताइए। तो यह पंक्ति कहा था कालिदास ने। किसने कहा था? यह पंक्ति कहा था कालिदास ने, पर यह किस पाठ में है? तो नलिन नाखून क्यों बढ़ते हैं। किस पाठ में? नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसको किसने लिखा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। उन्हीं चैप्टर से हैं ये। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। किसने कहा था? कालिदास। किस चैप्टर का ये, यानी किस शीर्षक पाठ की है पंक्ति? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या कहता है। मछली किस प्रकार की कहानी है? यानी मछली एक प्रकार का कहानी है, पर किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिकता कहानी है, सामाजिक कहानी है। कैसा कहानी है? सामाजिक, यानी वो सामाजिक पर आधारित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है। क्या कहता है? मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ शीर्षक की है? यानी मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह है महात्मा गांधी ने यह बात कहा था।
तो महात्मा गांधी ने लिखा है कौन, शिक्षा और संस्कृति। क्या लिखा है, शिक्षा और संस्कृति, खुद लिखा हुआ है। किसने लिखा, महात्मा गांधी। किसने लिखा, महात्मा गांधी ने लिखा था शिक्षा और संस्कृति, उन्हीं पाठ से है ये। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ से है, शिक्षा और संस्कृति। किसने लिखा है ये शिक्षा संस्कृति, गांधी जी ने लिखा है। किसने लिखा है, महात्मा गांधी जी ने। तो याद रखिएगा क्वेश्चन, ये क्या है पता है, संभाषण है। क्या है, संप्रभाषण, संप्रभाषण, ये संप्रभाषण है, शिक्षा और संस्कृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कहता है। लेखक अभिनयों क्या साथ लेके गए थे। लेखक जो था वो अभिनयों गए थे, तो क्या साथ में लेके गए थे, पुस्तक लेके गए थे, टाइपराइटर लेके गए थे और टेप्स लेके गए थे। ये तीनों चीज़ लेके गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। पुस्तक और टाइपराइटर और टेप्स तीनों लेके गया था। कुर्सी लेके क्यों जाएगा वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 67 नंबर कंप्लीट हो गया। 68 नंबर देखिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो राम नाम के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। ऑप्शन में नहीं दिया, तो गुरु ज्ञान के बिना। किसके बिना, गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, गुरु नानक का चैप्टर से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 69 नंबर, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि। यानी कहता है कौन सा कवि था जो कि सवैया और छंद में क्या हुए थे, सिद्ध हुए थे। वे थे रसखान। कौन थे, रसखान। सवैया छंद में क्या हुए थे, सिद्ध हुए थे। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कहता है। घनानंद की भाषा के कवि थे। तो घनानंद 2 भाषा के कवि थे। यहाँ ऑप्शन में मिल रहा है क्या, ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा के कवि हो गए घनानंद ब्रज भाषा के कवि थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 71 नंबर, दिनकर जी कवि के साथ साथ और क्या थे। दिनकर जी कवि के साथ साथ और क्या थे बताइए। दिनकर जी थे कवि के साथ साथ वो एक क्या थे, गद्यकार थे और एक कहानीकार थे। क्या थे, गद्यकार और कहानीकार। याद रखिएगा, गद्यकार भी थे और कहानीकार भी थे। उन्होंने कहानी भी लिखा है और गद्य भी लिखा है, ठीक है। गद्य बोलिए या कहानी एक ही हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 71 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहे हैं। 72 नंबर प्रश्न है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा गया है। उगते हुए सूरज का देश, ये क्वेश्चन अभी कल ही बताए थे क्लास में। उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है किसको, जापान को कहा जाता है। हिरोशिमा चैप्टर से क्वेश्चन आया है। हिरोशिमा किसने लिखा है, सचितानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने लिखा है। किसने लिखा है, अज्ञे ने लिखा है हिरोशिमा। याद रखिएगा क्वेश्चन, 2 शहर पे, जापान का 2 शहर था। एक था नागासाकी जिसपे 9 अगस्त 9 से नागासाकी 9 से 9 अगस्त को परमाणु बम अमेरिका वाले ने गिराया। और एक था कौन, हिरोशिमा। हिरोशिमा पे कब गिराया था, तो 6 अगस्त को। कब गिराया था, 6 अगस्त को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 73 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी। यानी कहता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की जो सूखी डाली थी वो किसकी तरह थी, राइफल की तरह थी। कैसी थी, राइफल की तरह मजबूत थी। चलिए 73 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या कहता है। 74 नंबर प्रश्न कहता है कि कवयित्री अनामिका के अनुसार चौकटे में क्या नहीं अड़ता। ये वही पंक्ति है अनामिका का। तो क्या नहीं अड़ता चौकटे में, तो क नहीं अड़ता। क्या नहीं अड़ता, क गुणाकार मूल्य से है। कवयित्री अनामिका के अनुसार चौकटे में क्या नहीं अड़ता, यानी कि चौकटे में क्या नहीं अड़ता, तो क नहीं अड़ता चौकटे में बच्चे का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 75 नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर 75 है, 74 नंबर था 75। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। यानी कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। तो महीना का चर्चा था किसमें, आषाढ़ महीना का। कौन सा महीना का, आषाढ़ महीना का। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य बन गया था, तो आषाढ़ महीना बन गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या कहता है। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पापती किस प्रकार लेटी थी। यानी पापती जो था वो किस पर लेटी थी, पापती किस पर लेटी थी, स्ट्रेस पर लेटी थी। किस पर,
स्ट्रेच पर। चौकी पर नहीं लेटी थी, खटिया पर नहीं, पलंग पर नहीं, स्ट्रेच पर। चलिए अगला क्वेश्चन है 77 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कहता है। 77 नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। आकाश अनंत नहीं है, आकाश नज़दीक है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसको महसूस होने लगा कि आकाश क्या है, अनंत नहीं है। आकाश क्या अनंत नहीं है, तो किसको महसूस होने लगा, सीता जी को महसूस होने लगा। किसको, सीता को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 78 नंबर प्रश्न, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है, सीता के कितने लड़के थे। तो सीता के 3 लड़के थे। कितने लड़के थे, 3 लड़के थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, तुलनात्मक व्याकरण की रचना है, यानी तुलनात्मक व्याकरण की रचना, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, ये किसकी रचना है बताइए। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो ये रचना है कॉल्डवेल की। किसकी है, कॉल्डवेल की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है। 80 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है, भा का उच्चारण स्थान क्या है, यानी भा जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, भा। तो होठ से उच्चारण स्थान हो रहा है, तो इसका मतलब ओष्ठ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है। 81 नंबर प्रश्न कहता है, निम्न में से शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द सीवी, ये शुद्ध शब्द नहीं है, ऐसे नहीं लिखा जाता। हिंदू, हिंदू में हर्षु का लगेगा। मधुर, इसमें हर्षु का लगेगा, इसमें दुर्गु का, इसमें हर्षु का। सौहार्द, जब ये तीनों गलत तो ये क्या होगा, सही होगा। सौहार्द ये शुद्ध शब्द है। चलिए क्वेश्चन 82 नंबर देखिए क्या कहता है। विवाह शब्द, विवाह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो विवाह, विवाह करना क्या है, पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। हूँ तो वर्तमान काल है, प्रेजेंट है, वर्तमान काल। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है, बताइए। लंबोदर शब्द में कौन सा समास है, तो लंबोदर शब्द में बहुब्रीहि समास है। कैसा समास है, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 84 हो गया। 85 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, महिला का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो महिला का पर्यायवाची शब्द क्या लिखा हुआ है, नारी लिखा हुआ है। सविता होगा, किसी का नाम होता है। अंशुमाली, नारीधि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नारी होगा। क्या होगा, नारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, 86 नंबर प्रश्न है, एड़ी शब्द का विलोम बताइए। जो एड़ी है वो तो ऊंचा होता है, यानी ऊंचा, उसका विलोम। एड़ी मतलब क्या होता है, ये नीचा, नीच, नीच मतलब एड़ी नीच में होता है। कहाँ होता है, नीच में। तो ऊपर वाला आंसर होगा, यानी चोटी होगा। क्या होगा, चोटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है। 87 नंबर प्रश्न है, 87 नंबर प्रश्न है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ बताइए। जो अक्ल है उस पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या हो, होशियार समझना। नहीं, होशियार क्यों समझेगा, अक्ल पर पत्थर पड़ गया है तो। अन्याय, अन्याय, उसके बाद है एक ही सहारा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। अक्ल पर जिसको पत्थर पड़ गया तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाना हो जाएगा। 87 हो गया। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर देखिए क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहे हैं, 88 नंबर प्रश्न है, पहले देखिए क्या लिखा हुआ है नोट में। जिन शब्दों के अंत में आई, आई हो या तो वट, वट हो या हूट हो, आदि, यानी कि आई, वट, हूट प्रत्यय होते हैं। ये सब क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। अगर प्रत्यय होते हैं तो वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। यानी जिस शब्द के अंत में आई हो, वट हो या हूट हो, तो वो प्रायः क्या होते हैं, यानी खास करके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि सिलाई हो गया, बुनाई हो गया, कटाई हो गया, लिखावट हो गया, बनावट, चिल्लाहट आदि, ये सब क्या, स्त्रीलिंग है। देखिए क्वेश्चन है कि लिखावट, फिर से आया क्या, वट। जब वट लगा हो तो स्त्रीलिंग होगा, ये क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 88, 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताइए। श्रीमान, इसका श्रीमती हो जाएगा। क्या होगा, श्रीमती। चलिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है, शुद्ध शब्द है बताइए। शुद्ध कौन सा है, गुनी, ये गुनी गलत है। क्या है, ऐसे होता है गुनी। देख लीजिए, पति, पति में हर्षी का होता है। क्या होता है, हर्षी का। उसके बाद है, ये क्वेश्चन गलत था, ये भी गलत है। ये भी क्या है, तत्कालिक, ये भी गलत है, तत्कालीन होता है। परमौनिक, ये क्या है, करेक्ट है। चलिए शुद्ध शब्द 90 का डी है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या कहता है, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद बताइए। दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दुख प्लस गंध। क्या होगा, दुख प्लस गंध। ऑप्शन नंबर डी सही है।
क्वेश्चन नंबर 92 देखिए क्या कहते हैं 92 नंबर। ड का यानी अंगा लिखा हुआ, ड नहीं अंगा, अंगा का उच्चारण स्थान क्या अंगा, कंठ से हो रहा है, कहाँ से, कंठ से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लोहा। लोहा शब्द क्या है, कैसा है, तो लोहा पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कलम शब्द कौन सा संज्ञा है, कलम किसी का नाम है एकदम, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, प्रॉपर नाउन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कर रहे हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचना उचना आता है आंगन टेढ़ा। काम न जानना और बहाना बनाना, इसका मतलब हो गया मुहावरा का अर्थ कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ क्या होगा मुहावरे का, काम न जानना और बहाना बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 नंबर, देखिए प्रश्न क्या कहता है। 96 नंबर प्रश्न है, गुण शब्द का विलोम बताइए, गुण है उसका विलोम क्या होगा, दोष होगा। दोष बोलिए अब, या अवगुण बोलिए, गुण है तो अवगुण यानी गुण नहीं है, ये तो दोष, कोई दोष है। चलिए अगला क्वेश्चन है 97 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, प्रत्येक शब्द कौन सा समास है बताइए, प्रत्येक जो शब्द है वो कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है, कौन सा समास है, अवयवी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 98 नंबर, राम खाता होगा, कौन सा काल है, खाता होगा कौन सा काल है, प्रेजेंट में खा रहा है तो भूतकाल है, भूतकाल में नहीं जाएगा, खाता होगा तो भूतकाल क्यों होगा, भविष्य काल खाता होगा। उसके बाद है सामान्य भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल में हुआ, लेकिन कैसा वर्तमान काल में है, संदिग्ध वर्तमान काल में, खाता होगा नहीं, खाता होगा तो संदिग्ध वर्तमान काल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखिए कहता है, सभा शब्द है, मतलब कैसा शब्द है, सभा तो समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा, कोई सभा लगता है तो वहाँ पे समूह लगता है, एक आदमी थोड़ी ना लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आग, आग शब्द है, कैसा है, आग तद्भव है या तत्सम है, तद्भव है, क्या है, तद्भव है। अग्नि क्या होता है, तत्सम होता है, अग्नि शब्द जो है तत्सम होता है, याद रखिएगा, ये नोट में लिख चुके हैं, अग्नि शब्द तत्सम होता है, अग्नि शब्द क्या होता है तत्सम, पर आग पूछा है तो यहाँ पे तद्भव होगा, क्या होगा, तद्भव। चलिए